संपूर्ण जगत को भौतिक जगत कहा गया है। हम आपको धर्म की और आध्यात्म की बात नहीं करने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान पर एक वैश्विक चर्चा करने जा रहे हैं। इस संपूर्ण जगत को भौतिक जगत कहा गया। विद्वानों ने भी ये माना कि दुनिया को यानी इस संसार को भौतिकवत मानना चाहिए। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी को लेकर के जो विज्ञान और ईश्वर, विज्ञान और भगवान को लेकर के सामान्यतया 99.9% यानी लगभग सभी लोग ये मान के चलते हैं कि विज्ञान और धर्म यानी ईश्वर अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि यदि आप दुनिया के किसी भी पॉइंट को, किसी भी कण को, किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को यदि तरीके से देखें तो पता लगेगा कि ब्रह्मांड की हर चीज़ सुव्यवस्थित है। हर वस्तुओं में उच्च कोटि का दिमाग लगा हुआ है। हर वस्तु की अपनी एक उच्च कोटि की आवश्यकता है। धरती पर अनावश्यक कुछ भी नहीं है, सबका अपने आप में एक बहुत मतलब है और उन सबकी अति आवश्यकता है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी मिस हो जाए तो दुनिया में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो आइए हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञान को, हमारा जो एआई है, एआई से मतलब एआई की बात हम क्यों करते हैं? यूँ तो एआई एक मशीन है, लेकिन एआई में मशीन का दिमाग नहीं चल रहा है। एआई क्या करता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध जितनी भी जानकारियां हैं, यानी वो जानकारियां तो मनुष्य द्वारा डाली गई है, मनुष्य का एक्सपीरियंस इंटरनेट पर है, तो इंटरनेट की सभी जानकारियों को वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसको एडिट करता है, संपादित करके आप तक पहुंचाता है। तो मैंने एआई से पूछा कि भैया धर्म और विज्ञान में आप क्या अंतर मानते हो? तो एआई का कहना क्या है? एआई के हिसाब से एआई ये मानता है विज्ञान क्या है एआई के हिसाब से। तो एआई कहता है कि ईश्वर द्वारा सृष्टि में प्रदान किए गए नियमों, शक्तियों और सुविधाओं को समझने, क्रमबद्ध अध्ययन करने तथा मानव कल्याण में इनका उपयोग करने को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान केवल और केवल सृष्टि के जितने भर नियमों का, उन्हें क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान बोलते हैं। यानी हमारे हिसाब से जो आपका विज्ञान होता है, विज्ञान क्या है? तो एआई के द्वारा विज्ञान की एक संक्षिप्त परिभाषा है, वो थोड़ी सी लंबी थी इसके पहले जो आपने देखा था। सृष्टि में विद्यमान नियमों, ईश्वरीय नियमों, शक्तियों को समझने तथा उनके उपयोग का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। एआई के हिसाब से विज्ञान क्या है? सृष्टि में विद्वान, पूरी दुनिया में उपलब्ध ईश्वरीय नियम। दुनिया के जो नियम है वो व्यवस्थित हैं, एक एक नियम अति व्यवस्थित है। कोई भी नियम प्रकृति के विरुद्ध नहीं है और हर प्रत्येक नियम का जो है हमारे प्रकृति के अनुकूल है। हम एक एक छोटी छोटी बातों पर विचार करेंगे। उन शक्तियों को समझने का और उनका उपयोग करने के ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो दुनिया जो है ईश्वर ने बनाई। दुनिया को समय को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए कुछ रूल बनाए और वो रूल हमारी धरती के प्रत्येक पार्टिकल जो है इस्तेमाल का उपयोग करते हैं, यानी पालन करते हैं। ईश्वर और विज्ञान में जो थोड़ा सा सामंजस्य की जो लोग विविधता लाते हैं, वो कहते हैं, जैसे हमारे जो संत मुनि हैं, आध्यात्मिक पर्सन हैं, वो कहते हैं कि भगवान कण कण में हैं और विज्ञान कहता है हर कण भगवान द्वारा नियंत्रित है। भगवान कण में नहीं है, बल्कि प्रत्येक कण जो है भगवान द्वारा नियंत्रित है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल आर कंट्रोल्ड बाय गॉड। हर कण में और जो नियम्स होते हैं, जो हमारे जो पार्टिकल्स के नियम हैं, जो हमारे पार्टिकल की जो हरकत होती है, उन सबों को हम वैज्ञानिक नियमों के द्वारा पढ़ते हैं। तो आइए, ये थोड़ी सी एक व्याख्या रही धर्म और विज्ञान की आपस में रिलेशन की। अब हम बात करते हैं भौतिक जगत की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले
एक वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया था, बिग बैंग थ्योरी उसे बोला गया। बिग बैंग थ्योरी है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस आविष्कार के माध्यम से वैज्ञानिक क्या कहना चाह रहे थे। दरअसल बिग बैंग थ्योरी में अब तक के ज्ञात जितने भर वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों के नियमों के हिसाब से उसकी कसौटी पर उसे रखा गया। जो बिग बैंग थ्योरी, हम आगे आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करेंगे, ये बिग बैंग थ्योरी में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अब तक शुरू से लेकर के आदि से लेकर के आज तक वैज्ञानिकों की जितनी थ्योरियां हैं, न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टाइन, कोपरनिकस, जितनी भर जो थ्योरीज है जो ब्रह्मांड से रिलेटेड है, उनको जो है बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत द्वारा उनको चेक किया गया, उन्हें उनके हिसाब से परिभाषित किया गया। यानी हमारा जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के लॉ कहता है कि ब्रह्मांड की कोई वस्तु हिलती डुलती है, स्थिर है या चलायमान है, तो उनके नियमों को, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने और चलने फिरने से संबंधित जितने भर हरकतें किसी पॉइंट के होता है, किसी पार्टिकल का होता है, उन सबों को न्यूटन ने बारीकी से अध्ययन किया और उन नियमों को हम न्यूटन्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज का लॉ, आपके कोपरनिकस का, आपके केपलर का, जो चीज़ें हैं उनको हिसाब से हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी जो है, हम हट जाएं थोड़ा सा आपको दिखने लगे। बिग बैंग थ्योरी जो कहती है कि इसके हिसाब से ये माना गया कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो जो बिग बैंग थ्योरी का जो संक्षेप में यदि हम बात करें कि जो वैज्ञानिकों ने दुनिया के बनने का जो थ्योरी दी है, या वैज्ञानिकों की जो सोच है कि हमारा संपूर्ण जगत बना कैसे, तो उसको ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक पदार्थों की 4 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः हम द्रव्य, जैसे ठोस अवस्था हुई, सामान्यतः ज़्यादातर वस्तुएं ठोस अवस्था में हैं। ठोस वस्तुओं को जब हम गला देते हैं, हर ठोस वस्तु का अपने गलनांक पॉइंट होता है, एक निश्चित टेम्परेचर बाद वो द्रवित होना शुरू हो जाती है, और जिस द्रवीय अवस्था को और गर्म करते हैं तो फिर वो गैसीय अवस्था में आ जाती है, तीसरी स्टेज हो गई। और उस गैस को जब हम और ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो चौथी स्टेज पर आ जाती है, इसको हम प्लाज्मा स्टेज बोलते हैं। अब थ्योरी, ये जो ब्रह्मांड की जो थ्योरी है, तो विज्ञान ये कहता है कि दुनिया जब बनी, जितनी भी करोड़ साल पहले बनी, 3-4 अरब पहले की बात है, ये ऐसा मान के चलते हैं। तो धरती, ये ब्रह्मांड जब भी बना, ब्रह्मांड के बनाने के लिए जितने मटेरियल इस्तेमाल किए गए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को निर्मित करने के लिए जितने पदार्थ बनाए गए, का इस्तेमाल किया गया, वो पदार्थ आज तक करोड़ों अरबों साल बाद भी ज्यों का त्यों बचा हुआ है। एक पॉइंट न खर्च हुआ है, नष्ट हुआ है, और न ही थोड़ा सा बना है। ये वैज्ञानिक मानते हैं कि पदार्थ को न नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के निर्माण की। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर के हमारी ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है। ये माना जाता है कि पदार्थ ऊर्जा का एक रूप है, यानी हमारे पास जो भी ठोस पदार्थ हैं, सोना, चांदी, लोहा, धूल, कचरा, लकड़ी, कोयला, हवा, पानी, जो भी है, ये सारे पदार्थ हैं, और इन पदार्थों को ऊर्जा द्वारा बनाया जा सकता है। ऊर्जा क्या? ऊर्जा जो पदार्थ नहीं होती, जैसे जब आप आग जलाते हैं, ताप निकलता है, तो वो ताप एक तरह से ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा हो गया, आवाज़ भी एक ऊर्जा है, ध्वनि भी एक ऊर्जा है, प्रकाश, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जिनका अस्तित्व होता है, ये सब ऊर्जा के रूप होते हैं। तो ये माना गया कि ब्रह्मांड बना कैसे। अब यहाँ विज्ञान की ब्रह्मांड के निर्माण की कल्पना में विज्ञान बहुत सीमित हो जाता है। कहते हैं ना कि विज्ञान असीमित है, विज्ञान भगवान का प्रतिद्वंदी है, विज्ञान ने ही सारी दुनिया बनाई, हम भगवान को नहीं मानते। वो ठीक है, आपका सोच है, जो भी आप सोचते हो, लेकिन
ब्रह्मांड के निर्माण के लिए अब तक जो वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है वो कहाँ से शुरू होता है। ये जो है हमारे सामने एक छोटा सा फिगर है जो वैज्ञानिकों द्वारा भी दिया हुआ फिगर है, मेरा खुद का फिगर नहीं है। और ये देख लेते हैं, वैज्ञानिकों के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, 13.8, इन्होंने 13 नहीं बोला है, 13.8, यानी इनकी कैलकुलेशन लगभग कुछ विश्वसनीय है। दशमलव की बात इन्होंने कर रहा, 13 कर देते, 14 कर देते, हालांकि लगभग इन्होंने लगा रखा है। लगभग 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अत्यंत गर्म, सघन और सूक्ष्म बिंदु की अवस्था में था, तभी अचानक स्वयं आंतरिक विस्तार हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण की जो वैज्ञानिकों की थ्योरी, जिसे बिग बैंग थ्योरी की बात मैं कर रहा हूँ, उनका कहना है कि अनंत ब्रह्मांड तो अनंत है। आकाश में तारे हम करीब करीब देखते हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट की दूरी पर हमें तारे दिखते हैं। तो इन तारों के बीच की दूरी बताया जाता है कई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है आप टार्च जलाएं और टार्च की रोशनी भागती रहे, 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वो 1 प्रकाश वर्ष होता है। एक तारे से दूसरे तारे के बीच जो हमें 1 फीट 2 फीट 3 फीट में आसमान में दिख रहे हैं वो कई प्रकाश वर्ष के हो सकते हैं। तो कल्पना करिए कि हमारा संपूर्ण आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो इस ब्रह्मांड में कहते हैं एक सूक्ष्म बिंदु पर क्या था, अत्यंत गर्म, सघन और सूक्ष्म बिंदु। वो कहता है कि एक जो छोटा सा बिंदु है, अब अनंत ब्रह्मांड में छोटे से बिंदु का मतलब सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, किलो 2 किलोमीटर नहीं, इसको आप जो है 1,50,000 किलोमीटर या कह सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड में तो हर चीज़ सूक्ष्म है, लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी भी सूक्ष्म होगी, लेकिन इन्होंने चूँकि उस सूक्ष्म बिंदु का डायमीटर या परिधि नहीं बताई है, तो मान लीजिए कि एक सूक्ष्म बिंदु था। वो सूक्ष्म बिंदु अत्यंत ताप था, अत्यंत गर्म है और सघन है, बाकी कोई जानकारी नहीं। ये बता रहे हैं वो जो हमारा ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म बिंदु था जो अत्यधिक गर्म था और सघन है। अब उसमें क्या होता है, विस्तार होता है। विस्तार कितने समय में होता है, ये पॉइंट को इस तरह से दिखाया जाए। इस तरह कोई पॉइंट था जो बहुत सीमित है, बहुत छोटा और बहुत गर्म है। अब इसके बाद इस पर क्या हुआ, यही पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, जो नन्हा सा इतना वाला पॉइंट था, ये अचानक चारों तरफ फैलना शुरू होता है। फैलने के लिए कहा गया कि ये फैलना जो है कितने में हुआ, 10 × 10⁻⁻36 सेकंड से 1 सेकंड के बीच, यानी सेकंड के 10 की घात 36, यानी 10 में आप 36 जीरो बना करके उतना सेकंड का डिवाइड करें, 1 सेकंड के उतने डिवाइड करें, यानी 1/10 और 10 के आगे 36 जीरो, 10⁻36, यानी सेकंड के करोड़ अरबों खरबों पार्ट के समय में, सेकंड के अरबों खरबों पार्ट के दौरान क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार होता है। अब यहाँ तक विस्तार के बाद हम बात क्यों कर रहे हैं विस्तार की, यहाँ तक हमारा बात करना है ताप का होना, विस्तार का होना। यहाँ विज्ञान केवल आपको जानकारी दे रहा है, विज्ञान ये नहीं बता रहा है कि ताप ये आया कहाँ से, ताप ये बना कहाँ से। उन्होंने कल्पना की कि ब्रह्मांड में 13 अरब साल पहले जो है एक सघन और अति गर्म एक छोटा सा बिंदु था, वो बिंदु फैलता है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। अब ये ताप कहाँ से आया, ये फैला क्यों, यहाँ वैज्ञानिक मौन है। यहाँ वो गणित वो नहीं बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का जो बिंदु है जो बहुत गर्म है और सेकंड के करोड़वें भाग में फैला, वो बिंदु कहाँ से आया, वो ताप कहाँ से आया। वो शुरू होता है उनकी मैथमेटिक्स फैलने के बाद। अब ये कहते हैं कि 1 सेकंड से 3,80,000 वर्ष बाद जब फैलता है तो ये स्थिति बनती है। जब वो गैस फैलता है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि बनते हैं।
यानी जो हमने शुरू में बताया था पदार्थ की चौथी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, तो जब वो हमारा सूक्ष्म तो तेज़ी से फैला और अनंत बहुत दूर तक गया, उसकी लंबाई का पता ही नहीं, अनंत तक फैला, तब हुआ क्या, पूरे ब्रह्मांड में क्या हुआ, गैसों हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था तैयार हो गई, यानी प्लाज्मा अवस्था तैयार हो गई। यानी आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, बना लिया क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, यानी चार्ज हुआ, माने चार्ज हुआ। और इसके बाद जो है फिर शुरू हुआ नाभिक की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके क्या बनाना शुरू किए, एटम बनाए, परमाणु बनाए, और जिसके बारे में ये इस तरह की जानकारी दी जा रही जी, परमाणु बना लिया इन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इस समय में कहने में करोड़ों से अरबों समय लगा। इतना होने के बाद फिर ये बनता है गुरुत्वाकर्षण, फिर आता है न्यूटन्स लॉ। ये सारे जो फैलने का है, फैलने से ठंडा होने का और आयोनाइज्ड होना यानी आयनीकरण होना, प्लाज्मा अवस्था बनना, उनसे फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनना, ये सब जो है वैज्ञानिकों के रूल्स हैं, इनके एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है। ये जो बिग बैंग थ्योरी जैसा ब्रह्मांड में हुआ, वैसा लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ज़मीन के अंदर बना करके और पदार्थ बनाने की कोशिश की है। सेम इसका मॉडल, बिग बैंग थ्योरी का मॉडल लोगों ने बनाया है और उस मॉडल के हिसाब से वो आपको पढ़ाई करा रहे हैं। जैसे ताप आया था, वो ताप कहाँ से आया इनको नहीं पता, लेकिन इन्होंने ताप पैदा कर लिया और उस ताप को फैला करके इन्होंने पार्टिकल बनाया, गॉड पार्टिकल्स को नाम दिया गया, गॉड द्वारा बनाए हुए पार्टिकल जैसा इन्होंने पार्टिकल बना लिया। अब ये कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस के बादल सिकुड़ने लगे और पहले तारे बने, फिर आकाशगंगा बनी, तारामंडल बना, ग्रह बने और खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। होता क्या है कि जब चौथी अवस्था आई प्लाज्मा अवस्था के बाद जब और ठंडा हुआ यानी और फैला, ये जो एसी का, ये आप लोग एसी यूज करते होंगे, फ्रिज यूज करते होंगे, तो एसी में क्या होता है, एसी आपका कैसे काम करता है, तो एसी में एक पंप है, एयर पंप है, वो हवा को कंप्रेस करता है। इस कंप्रेस, जैसे ही हवा को कंप्रेस करता है तो हवा गर्म होती है। इस गर्म हवा को जो आपके एसी का आउटर वाला वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जो है इस गर्म हवा को आउटर मोस्ट में जो आपका पार्ट होता है एसी का, जो आउटर पार्ट है, उसमें कॉइल होती है। ये गर्म हवा को उस कॉइल में कंप्रेस करके डाली जाती है, फिर उस कॉइल में बाहर की हवा छोड़ी जाती है तो वो कॉइल ठंडी होती है। तो आपने देखा होगा कि एसी का बाहर वाला भाग गर्म हवा दे रहा होता है। एक्चुअल में वो गर्म हवा आती कहाँ से है, कमरे के, वो दरअसल एसी के अंदर जो है, एसी के अंदर अपना एक सर्किट है, हवा का सर्किट है, विशेष हवा रहती है वो, तो पंप है, पंप के चारों ओर दो कॉइलें हैं, दोनों कॉइलें आपस में जुड़ी हैं। पहले कॉइल में जब पहला कॉइल जो आपके घर के बाहर होती है, उसको जब कंप्रेस किया गया तो वो कॉइल के अंदर की हवा गर्म हो गई, चूँकि संपीड़ित हुई, तो बाहर की वातावरण से वो ठंडी होती है, बाहर की हवा उसको दे दी जाती है तो ठंडा हो जाता है। और ये ठंडा हवा वापस अंदर आती है, अंदर वाली कॉइल में, इसको जो है उधर कंप्रेस थी, इसको अनकंप्रेस करते हैं, इसको जो है वापस जो है इस हवा को फैलाते हैं तो ठंडी होती है। यानी एसी में आपने देखा कि जब आप पदार्थ को समेटते हैं तो गर्म होता है, फैलाते हैं तो ठंडा होता है। यही थ्योरी आपके एयर कंडीशनर में चलती है। यही स्थिति बनी आपके बिग बैंग थ्योरी में। जो विशाल ताप था, जब ताप फैला तो ताप ठंडा हुआ, ताप ठंडा हुआ, पदार्थ की चौथी अवस्था बनी, आपका प्लाज्मा बना। प्लाज्मा जब और ठंडा हुआ तो तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था आ गई, पदार्थ जो है बने और धूल के कण बने और पूरा ब्रह्मांड धूल के कण से भर गया। अब यहाँ शुरू होता है आपका न्यूटन्स लॉ। चूँकि ये धूल के कण थे, उनमें गति थी, बहुत तेज गति थी, तो चारों तरफ वो भाग रहे थे। अब न्यूटन्स का एक और लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी जिस तरह से हम देखते हैं लोहा चुंबक
चुंबक जो है अपने लोहे को खींचता है, वो तो हमने देखता है। उसी तरीके से सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, लेकिन ये आकर्षण इतना कम होता है कि हमें लोहा और चुंबक जैसा नहीं समझ में आता। यही हर वस्तु एक दूसरे से चिपक नहीं जाती, बहुत हल्का सा होता है। पर पार्टिकल जब एक बहुत बड़ा हुआ, एक छोटा हुआ, उस दौरान दिखने लगता है, छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल में चिपकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ब्रह्मांड निर्माण की दो थ्योरियाँ न्यूटन ला पर आप पाएंगे। तो जो आपके कण गतिशील थे वो गति में ही रहना चाहते थे, तो कुछ गति से बाहर निकल गए, कुछ सीधा जा रहे हैं, कुछ टेढ़ा जा रहे हैं, कुछ इधर, जो जिस गति में जा रहा है उसी गति में जाने की कोशिश कर रहा था। अब यदि वो किसी अपने बड़े कण के करीब से गुजरा, यानी विशाल कण के, फिर ये भाई पूरा कंसंट्रेशन एक जैसा तो था नहीं, कहीं ज़्यादा था कहीं कम। जहाँ ज़्यादा हुआ वहाँ कण आपस में मिल लिए, जल्दी मिल लिए, जहाँ दूर था तो टाइम लगा। तो ये कण जो है अपने निकटतम बड़े कण से चिपके, काहे कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। वहाँ गए कैसे? चलती वस्तु चलना चाहती है, ये गति के नियम बताता है। जो वस्तु खड़ी है वो खड़ी रहना चाहती, चलती वस्तु चलती थी। ये तो चलना आ गया था, इसमें गति थी, तो उसी गति से जा रहे थे। ब्रह्मांड भी हमारा इसी हिसाब से काम कर रहा है, सोलर सिस्टम भी ऐसे ही काम कर रहा है। तो धूल के कण धीरे धीरे अपने बड़े कण से चिपकना शुरू हुए। तो जो धूल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, छोटे छोटे पिंडों के रूप में आ गए। अब ये पिंड खुद गति कर रहे हैं। ये पिंड क्या है? यदि ये पिंड खुद गति कर रहे हैं, ये पिंड यदि अपने किसी बड़े पिंड के बगल से गुजरे तो उसमें गिर गए, या उसमें चिपक गए, या उसके कुछ दूर से गए, सीधा जा रहे थे, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अब कोई तरीका हुआ। अब जब ये कण दो पार्टिकल की, दो पिंडों की तुलना करिए, कि कल्पना करिए, आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है और दूसरा छोटा पार्टिकल है। छोटा पार्टिकल यदि बड़े पार्टिकल के दूर से गुजरा तो उसके रास्ते में थोड़ा सा फर्क आ गया, उसने अपना, जब उसके बगल से गुजरा तो थोड़ा सा खींच लिया, तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, वो अपने रास्ता थोड़ा सा बैंड किया और आगे निकल गया। दूसरा पिंड जो उस बड़े पिंड के थोड़ा करीब से गुजरा, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा झुकाव हुआ। पर एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि दूसरे पिंड से दूरी और उस गति के ऐसा अरेंजमेंट बना कि वो उसके चारों ओर जो है तो उलझ गया। क्यों? आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश तो खींच लेता है, तो न वो आगे बढ़ पा रहा है, न ये इसको खींच पा रहा है, तो वहीं उसके ऑर्बिट में फंस गया और चल रहा है। इस तरीके से वो चलते चलते उसका उपग्रह बन गया। तो उपग्रह क्या करते हैं? कोई भी उपग्रह, हमारी धरती है, सूरज की परिक्रमा करती है, तो हमारी धरती बिल्कुल सीधा जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर क्षण जो है सूरज उसकी दिशा को चेंज करता रहता है। अपने तरफ तो नहीं खींच पाता, क्योंकि इसमें गति है, ताकत है, बहुत तेज़ी से आगे भाग रही है, तो सूरज इसको अपनी तरफ खींचता रहता है, खींच नहीं पाता, खींचने की कोशिश करता है, और दोनों का बैलेंस क्या करता है? न वो आगे जा पा रही है, न सूरज पर गिर पा रही, चलती रहती। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसा चक्कर पड़ा, कुछ तो एक दूसरे से लड़ झगड़ गए, कुछ तो बाहर निकल गए, और कुछ एक दूसरे में फंस गए और एक दूसरे की परिक्रमा करने लगे। तो इस तरीके से हम जो है, हमारा उद्देश्य ये बताना नहीं है, हमारा तो मतलब केवल और केवल जो है भौतिक विज्ञान पर बात करना है। हम इसमें 10वीं में जो हमारा जो विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का जो पार्ट होगा, जितना आपके हिसाब आएगा, उसको हम प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको बताने समझाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को आप ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए लाइक करना है। उन्हें खोजना नहीं है, उन्हें फ़ोन नहीं करना है, उन्हें आपको शेयर नहीं करना है, केवल आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और केवल कमेंट करना है। कमेंट में आप कुछ भी लिखें, हमने कहाँ गलती की, क्या किया, क्या सुधार कर सकते हैं, तो यूट्यूब ये समझ लेगा कि इस वीडियो में आप समझते हो कि ठीक ठाक है, महत्वपूर्ण है, अच्छा है, तो वो जो है खुद ब खुद बच्चों तक पहुँचा देगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। ये बेसिकली हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। मुझे पता है कि यूट्यूब पर हाई स्कूल के बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारी आप वीडियो देखना है। इसमें दरअसल हमने अभी मुश्किल से 1 महीना पहले इसको चालू किया है, और इसमें तकरीबन आप देखेंगे लगभग 28 वीडियो हैं जो गणित के हैं। तो इनमें से किसी एक वीडियो को आप उठा करके देखिएगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो जो है बच्चों के काम का है,
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे यूट्यूब ये समझे कि इस वीडियो में कुछ दमखम है और ज़रूरतमंद तक पहुंचा सके। हमारी कोशिश होगी कि हम बच्चों को हाई स्कूल के सभी विषय का अध्ययन कराएं, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे किसी एक वीडियो का थोड़ा सा अंश देख लीजिए, और आपको यदि लगता है कि ये वीडियो ठीक ठाक है और काम का है, बच्चों के उपयोग का है, तब उसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बिल्कुल तय है, कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। हर हर क्रिएशन में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को सुधार के बेहतर किया जा सकता है। तो इन जो हमारी जो वीडियोज़ होते हैं, इनमें क्या कमियां हैं, इनको कौन कितना अच्छे और बेहतर तरीके से आदमी क्या चला सकता है, ये आप बताने की कोशिश करें। हम आपसे बता रहे हैं कि ये वीडियो बहुत मुश्किल से 1 महीने पहले हमने चालू किया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में इसमें केवल और केवल 6 सब्सक्राइबर हैं। जो आप देख रहे हो 6 सब्सक्राइबर हैं, 28 वीडियो हैं। अभी फ़िलहाल इसमें हम केवल जो है गणित का ही चला रहे हैं, हालांकि कुछ हमने दूसरे वीडियो भी इसमें फिजिक्स के भी रखे हैं। तो जैसे देख लेते हैं फिजिक्स का कोई वीडियो, जैसे हमने ये रखा है, एक फिजिक्स का ये वीडियो रखा है, देख लेते हैं। ये वीडियो है, तो हमने फिजिक्स, दो ग्लास देख रहे हैं, ये फिजिक्स का वीडियो के बने हुए हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, लगभग इनकी मोटाई भी सेम है। ये गोल है, चौकोर है, लेकिन दोनों लगभग सेम मटेरियल हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें यदि आप देखेंगे तो आपको कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यदि हम शीशे से आर पार कोई चीज़ देखें, कोई बस जैसी है वैसी ही दिखेगी, लेकिन इसके साथ कुछ है। जब आप इससे देखते हो किसी चीज़ को, तो आपको फर्क समझ आता है। एक तो हमारा चेहरे का जो इसके अंदर से दिख रहा है, वो आपको कुछ बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा जैसे आगे करें कुछ ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और दूसरा जो हमारे सामने एक सोर्स लगा हुआ है, हमने एक जो LED लाइट लगा रखी है, उस LED लाइट की लाइट भी समिट कर फोकस होकर के वाइट आपको दिख रही है। ये अब इन दोनों ग्लासों में जो ये अंतर है, जो दोनों में आप अंतर देख रहे हो, ये अंतर केवल और केवल इनके आकार का है। ये प्लेन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो है गोलाकार होने के कारण इसमें थोड़ा सा कुछ आप चेंज देख रहे हो। तो ये आकार ये क्यों है? ये अंतर केवल एक प्रकाश के अपवर्तन के गुण के कारण है। अपवर्तन क्या होता है? तो हम इसको बंद करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान। आज से हम शुरुआत करेंगे विज्ञान के 10-20 वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। जैसे आपने हमारा वीडियो देखा, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं, खासकर जो विज्ञान के वीडियो हो, चाहे रसायन विज्ञान का हो, बायोलॉजी का हो या फिर भौतिक विज्ञान का, उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाया जाए। ज़्यादा उन चीज़ों को हम फील्ड में जाकर ही आपको दिखा दें। जैसे आपको ट्रांसफार्मर के बारे में दिखाना है, तो हम ट्रांसफार्मर के पास चले जाएं और दिखा देंगे, भैया ये ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का ये काम होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली, चूँकि हम वीडियो बनाते हैं, ऑफलाइन वीडियो है ये, तो चल फिर कर घूम फिर कर के एडिट करके आपको बेहतर और अच्छा मैं दिखा पाऊँगा। आइए हम आज बात करते हैं भौतिक विज्ञान की।